हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट मुगल एम्पायर को। और इसमें जितने भी बाबर से लेके अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं एंड ऑल, अगर औरंगजेब के बाद भी देखें तो 1857 तक होते हैं मुगल एम्पायर के रूलर्स। तो उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं और ये कंप्लीट वीडियो होगा मुगल एम्पायर का। एंड आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट बाबर को हम देखेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक फाउंडर कौन था? तो ये था बाबर। एंड बाबर का जो ओरिजिनल नेम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। और ये कहाँ का रूलर था? फरगना का था, जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है। और अगर बात करें फादर की साइड से तो ये तैमूर वंशज था, और मदर की साइड से ये चंगेज़ खान का वंशज था। चलिए इनका ट्री लाइन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, बाबर के जो फादर थे उमर शेख मिर्जा, वो तैमूर वंशज थे। और बाबर की जो मदर कुतलुग निगार खानुम थी, ये कहाँ से थी? ये चंगेज़ खान, यहाँ पे चंगेज़ खान की वंशज थी। तो इस तरीके से ये इनका फैमिली ट्री है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और इनका जन्म हुआ था बॉर्न ऑन 14 फेब 1483। और ये बाबर कब मरा था? 1530 में हुआ, मरा था। ठीक है, डेथ हुई थी। और एट द एज ऑफ 11, मतलब कि 1494 में ही ये फरगना का रूलर बन गया। फरगना कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में। और इसने अपने पिता को सक्सीड किया, जो कि मतलब उमर शेख मिर्जा थे। उनके बाद ये गद्दी पर बैठा। ठीक, फिर दौलत खान लोधी थे, ये बहुत ही पावरफुल नोबल थे ऑफ पंजाब। तो इन्होंने बाबर को इनवाइट किया था टू कम इन इंडिया एंड इब्राहिम लोदी से फाइट करने के लिए। ठीक है, इब्राहिम लोदी वही जो पानीपत के फर्स्ट बैटल में बाबर के साथ युद्ध करता है, बट वो हार जाता है अल्टीमेटली, और वहीं पे उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर भी था इब्राहिम लोदी, और पहला ऐसा सुल्तान भी था जो युद्ध के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ बैटल, वहाँ पे उसकी डेथ हुई थी। ओके, चलिए देखिए। फिर ही अंडरटुक 4 एक्सपेडिशंस। देखिए, 1526 में जो पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, उसके पहले भी 1519 से लेके 1523 तक बाबर ने आक्रमण करने की कोशिश की थी। कहाँ पे? इंडिया में। ठीक है, बट फाइनली अगर देखा जाए मुगल एम्पायर कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1526, मतलब कि बैटल ऑफ पानीपत के बाद में। नेक्स्ट देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1526 में हुआ था। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। देखिए, ये कुछ 4 युद्ध की लिस्ट है, आपको ऐसे ही सिस्टमैटिकली याद रखना है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में, बैटल ऑफ चंदेरी था 1528, और बैटल ऑफ घाघरा 1529। ठीक है, चलिए अब इनको देख लेते हैं किसके किसके बीच हुआ था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, बाबर और ये इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर ये चारों ही युद्ध को जीते जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बैटल ऑफ खानवा हुआ था 1527 में। ये बाबर और राजपूत जो थे राणा सांगा मेवाड़ के, उनके बीच होता है, बट बाबर क्या होता है? जीत जाता है। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के अगेंस्ट हुआ था। बाबर क्या होता है? जीत जाता है। बैटल ऑफ घाघरा ये इसका लास्ट वॉर था या बैटल था, और 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बाबर के अगेंस्ट कौन था? महमूद लोदी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बाबर ने खुद को एक उपाधि दी थी कलंदर नाम से। ठीक है, कब? बैटल ऑफ पानीपत में, कन्क्वेर या जीतने के बाद, जब उसको विक्ट्री मिल गई, बहुत ज़्यादा खुश हो गया, तो लोगों ने उसको कलंदर की उपाधि दी थी, क्योंकि उसने बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ हिज वेल्थ, तो उसका जो धन का बहुत ज़्यादा हिस्सा था उसने दान वगैरह दे दिया था, बांट दिया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अमॉन्ग सोल्जर्स। तो इसलिए उसको कलंदर की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट देखिए, ये जब वो पानीपत का बैटल जीत जाता है, तो वो इंडिया में रूल आउट करता है 1526 टू 1530 तक। ठीक है, और 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। और वो खैबर दर्रा, पूछते हैं कि वो किधर से होकर भारत में आया था, तो ये खैबर पास से होकर आया था, या खैबर दर्रा से। नेक्स्ट देखिए, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये खानवा में हुआ था। कहाँ पे? भरतपुर, राजस्थान के पास। कब हुआ था? इन 1527। और ये मेवाड़ के रूलर थे राणा सांगा। और बाबर ने इसके बाद, इस युद्ध के बाद एज्यूम किया था एक टाइटल गाजी नाम से, और उसने एक नारा भी दिया था, जिहाद का नारा दिया था। और उसने एक कर भी हटाया था टैक्स को, जो कि तमगा नाम से था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक हुआ था बैटल ऑफ सरे पुल, जो कि 1501 में हुआ था, बिटवीन शैबानी खान एंड बाबर। तो बाबर को इसमें डिफीट मिलती है, मतलब कि हार मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने तुलगुमा पद्धति का यूज़ किया था? तो ये बाबर ने किया था। और कब किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और इसी वजह से इजीली वो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो जीत गया था। और इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? जैसे जो तुलगुमा सिस्टम होता है, इसमें गन पाउडर, मतलब कि जो आपके बारूद वगैरह होते हैं, और तोप खाने, मतलब कि जो तोपची वगैरह तोप को चलाते हैं, तो ये सारे सिस्टम का इसने यूज़ किया था, इसलिए ये ईजिली जीत गया था।
ठीक है। और देखिए ये जो तुलगुमा सिस्टम होता है ना, बेसिकली इसमें एक चक्रव्यूह की रचना हो जाती है और आर्मी जो दुश्मन की आर्मी होती है उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक मिडल वे होता है, एक राइट वे और एक लेफ्ट वे। तो इस सारे तरीके से, और एक पीछे बिहाइंड द सीन, तो उधर से भी चारों तरफ से जो दुश्मन की आर्मी है, ठीक है, तो उसको घेर लेते हैं, कवर कर लेते हैं और फिर उसके बाद फायरिंग या जो भी वो तोप वगैरह चलाते हैं। तो इस तरीके से वो ऐसा करके जीत गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगरा में आराम बाग किसने बनवाया था? तो आगरा में आराम बाग बाबर ने बनवाया था। और ये देखिए मुस्तफ़ा रूमी भी और उस्ताद अली कुली, इन दोनों ने इसका बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ये ऑटोमन तुर्किश कमांडर थे मुग़ल एम्पायर के रीन में, और इन्होंने इसका बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ पानीपत और बहुत सारे जो इसने बैटल्स लड़े थे 4, तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाबर की अगर डेथ की बात करें तो आगरा में हुआ था, और उसका जो टॉम्ब या मकबरा है वो है काबुल में, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तुजो के बाबरी किसने लिखी? तो तुजो के बाबरी बाबर ने लिखी थी इन तुर्किश लैंग्वेज, मतलब कि तुर्की भाषा में लिखी थी। बट लेटर ऑन अगर अकबर के रीन में देखें, अकबर के टाइम पीरियड में, तो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको बाबरनामा नेम से क्या किया, ट्रांसलेट किया इन पर्शियन लैंग्वेज, फारसी भाषा में। ठीक है। बट अगर इनिशियली देखे जाए तो बाबर ने इसको तुर्किश लैंग्वेज में लिखा था। नेक्स्ट देखिए, हुमायूं का पिता कौन था? तो हु वॉज द फादर ऑफ हुमायूं? तो ये बाबर ही था। आपको भाजसा से याद रखना है, भाजपा होता है बट आपको भाजसा याद रखना है, बी फॉर बाबर, एच फॉर हुमायूं। ठीक है। ऐसे करके आपको सिस्टमैटिक याद रखेंगे तो हो जाएगा। तो देखिए, गुलबदन बेगम वॉज सिस्टर ऑफ हुमायूं, मतलब कि जो गुलबदन बेगम और जो ये हुमायूं थे, ये किसके मतलब कि इन दोनों के फादर कौन थे? तो ये बाबर थे, और गुलबदन बेगम ने ही लिखा था हुमायूं नामा। ठीक है। मतलब कि अपने भाई की जो भी स्टोरी वगैरह लिखी थी हुमायूं नामा में। नेक्स्ट देखिए, कृष्णदेव राय वॉज डिस्क्राइब्ड बाय whom एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ हिंदुस्तान एट दैट टाइम ऑफ मुगल एम्पायर? तो कृष्णदेव राय को किसने हिंदुस्तान का सबसे महानतम शासक कहा था? तो ये बाबर ने कहा था। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और देखिए, कृष्णदेव राय का अगर टाइम पीरियड की बात करें तो वो 1509 टू 1529 है। ओके। और बुक्स की बात करें कृष्णदेव राय की, तो अमुक्त माल्यद एंड जाम्बवती है। टाइटल्स की बात करें तो आंध्र भोज एंड आंध्र पितामह, ये दोनों टाइटल्स बहुत ही फेमस हैं। एंड ये बुक्स भी आपको ध्यान रखनी है, टाइम पीरियड भी ऑफ कृष्णदेव राय आपको ध्यान रखना है। ओके। चलिए फिर नेक्स्ट, अब देखिए, चलिए हम हुमायूं के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमने बाबर के बारे में ऑलरेडी सब क्वेश्चंस जितने भी बन सकते थे उनको डिस्कस कर लिया है। तो हुमायूं के बारे में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाबर का उत्तराधिकारी बना? विच ऑफ द फॉलोइंग सक्सीडेड बाबर? तो ये हुमायूं ने किया था, सक्सेसर बना था किसका? बाबर का बना था। ठीक है। और देखिए, अगर बात करें ना, तो फर्स्ट रूलर तो आपको पता है बाबर था 1526 टू लेके 1530 तक। ठीक है। बट सेकंड रूलर था कौन? हुमायूं। ये 1530 टू 1556 तक रूल किया था इसने, और 2 पार्ट्स में रूल किया था। क्योंकि क्या होता है कि बीच में शेरशाह सूरी आ जाते हैं, और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है बिटवीन शेरशाह एंड हुमायूं। तो क्या होता है कि जो हुमायूं है ये हार जाता है, और इसको भारत छोड़ के जाना पड़ता है फॉर 15 ईयर्स। तो 15 ईयर्स तक के लिए वो भारत से बाहर रहता है। ओके। तो हुमायूं ने 2 पार्ट्स में रूल आउट किया था, 1530 टू 1540। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आफ्टर 15 ईयर्स, देखिए 1540 टू 1555 में क्या है, 15 ईयर्स का गैप है। तो फिर आता है वो 1555 टू 1556 तक रूल करने के लिए। बट क्या होता है, 1556 में वो एक दीन पनाह की जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे उसकी सीढ़ियों से गिर के उसकी मौत हो जाती है। चलिए इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 1530 में हुमायूं का कोरोनेशन होता है, मतलब राज्याभिषेक होता है। कहाँ पे? आगरा में। और हुमायूं का जो बर्थ है ये कहाँ पे हुआ था? काबुल में हुआ था। कब हुआ था? 1508 में। ठीक है। और डेथ कब होती है? तो 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है। इनमें से कौन हुमायूं का भाई नहीं है? तो देखिए, इनमें से जो है मिर्ज़ा सलमान हुमायूं का ब्रदर नहीं है। देखिए कौन कौन से ब्रदर हैं। हुमायूं सबसे बड़ा था, नेक्स्ट कामरान, अस्करी एंड हिंदाल, ये 4 ब्रदर्स थे, और एक सिस्टर थी जिनका के नाम था गुलबदन बेगम, और इन्होंने ही हुमायूंनामा लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाबर की मृत्यु के समय बदख्शा का सूबेदार कौन था? तो ये हुमायूं था, बदख्शा का सूबेदार। और देखिए क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर, बाबर की जब मृत्यु हो जाती है तो कौन कौन सा रीज़न किसको किसको मिलता है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और आगरा का रीज़न हुमायूं को मिलता है। कामरान जो कि उसका ब्रदर था हुमायूं का, तो उसको मिलता है काबुल, पंजाब एंड कांधार का। और देखिए अस्करी को क्या मिलता है, अस्करी उसका ब्रदर था तो संभल रीजन मिलता है, और हिंदाल को मेवाड़ रीजन मिलता है। और जो ये बदख्शा है ना, बदख्शा वाला पार्ट किसको मिल जाता है? ये मिल जाता है उसके हुमायूं के कज़न को, जो कि सुलेमान मिर्ज़ा था उसको। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है, आपको लोकेशन देख लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे है काबुल,
इसके बाद पेशावर, यहाँ पे कांधार, यही सारे रीजन्स हैं। आगरा, लखनऊ, पटना इधर है। तो ये सारे रीजन्स आपको यही जो बाबर का टाइम पीरियड या मुगल एम्पायर का जो टाइम पीरियड या मैप के थ्रू आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो ये है दिल्ली में मकबरा है हुमायूं का, और ये 1570 में बिल्ड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये जो मिराक मिर्ज़ा ग्यास और उसके सन सैयद मोहम्मद ने, ये दोनों पर्शियन आर्किटेक्ट्स थे जो कि फ़ारसी वास्तुकार, मतलब फ़ारस के वास्तुकार थे। इन दोनों लोगों ने इसको बनाया था। ठीक है, हुमायूं का जो टॉम्ब था वो 1569 में कमीशन किया गया था, और मुग़ल एम्परर जो कि हुमायूं की डेथ तो 1556 में ही हो गई थी, बट 1569 में उसका बनाने का काम वाम हो रहा था। ठीक है, देखिए ये हुमायूं का जो है टॉम्ब है। नेक्स्ट देखिए इसको जो बनाया गया था उनकी क्वीन, मतलब कि उनकी जो वाइफ थी हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाया गया था। और ये हमीदा बानो बेगम के फादर कौन थे, ये थे अली अकबर जामी। ठीक है, और देखिए ये जो हुमायूं का टॉम्ब है इसको 1993 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, और ये फर्स्ट गार्डन टॉम्ब टाइप का है इंडिया में। ठीक है, जिसको कि 1570 में बिल्ट किया गया था बाय हमीदा बानो बेगम। मतलब कि अगर डिज़ाइनर वगैरह पूछ लें या आर्किटेक्ट्स पूछ लें तो ये आपको ध्यान रखना है, मिराक मिर्ज़ा ग्यास एंड उसका सन सैयद मोहम्मद। नेक्स्ट देखिए हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई, तो ये हुई थी दीन पनाह में। ठीक है, दीन पनाह में हुमायूं की डेथ हो गई थी, और हुमायूं अपनी लाइब्रेरी में था और उसको अजान सुनाई दिया। जो मुसलमानों में 5 बार एक दिन में पर डे अजान होती है, तो वो उसको सुनाई दी, और वो जल्दी से जल्दी प्रेयर करने के लिए नीचे आ रहा था, बट ही फेल डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स, जो भी सीढ़ियाँ थी उससे गिर गया और वहीं उसकी डेथ हो गई थी इन 1556। अब देखिए यहाँ पे जो स्टैनली लेनपुल है ये एक हिस्टोरियन है, इन्होंने रिमार्क दिया है, हुमायूं टम्बल्ड थ्रू लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट। मतलब हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए ही वो क्या हुआ, गिर गया और मर गया। ठीक है, और देखिए अगर बात करें हुमायूं का ओरिजिनल नेम, तो वो था नसीरुद्दीन मोहम्मद, और दीन पनाह को उसने 1533 में बनाया था, जो कि एक लाइब्रेरी वहाँ उसने बनवाई थी शेर मंडल नाम की, उसी लाइब्रेरी की स्टेयर्स या सीढ़ियों से होकर वो गिर गया था। देखिए हुमायूं एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, मतलब कि ज्योतिषी में बहुत बिलीव करता था, और वो पर डे मतलब कि हफ्ते के 7 दिन 7 डे वो यूज़ टू वियर डिफरेंट कलर क्लॉथ्स। ठीक है, तो बहुत अलग अलग तरीके के क्लॉथ्स, जैसे सैटरडे को ब्लैक कलर पहन लिया, ऐसे करके आपने सुना भी होगा। तो इस तरीके से वो क्लॉथ्स वगैरह पहनता था, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखता था। नेक्स्ट देखिए सिकंदर आज़म किसे कहा जाता है, तो सिकंदर आज़म ख्वांदा मीर के द्वारा कहा गया है हुमायूं को। एंड देखिए गुरु अगर बात करें मुगल एम्परर हुमायूं के थे, तो ये थे शाह मोहम्मद गौस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस राज्य की तरफ सम्राट हुमायूं का पहला आक्रमण हुआ था, अगेंस्ट विच स्टेट डिड एम्परर हुमायूं मेक हिज फर्स्ट कैंपेन, तो ये कलिंजर के विरुद्ध हुआ था। और देखिए एम्परर हुमायूं डिड हिज फर्स्ट कैंपेन इन 1531 AD। ठीक है, अगेंस्ट कलिंजर किंगडम, और इस टाइम पे जो कलिंजर का रूलर था ये तो वो था प्रताप रुद्र देव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस वर्ष चौसा का युद्ध हुआ था, तो ये जो चौसा का युद्ध हुआ था ये 1539 में हुआ था बिटवीन शेरशाह सूरी एंड हुमायूं। फिर क्या होता है शेरशाह सूरी, कहाँ पे चौसा, ये बिहार के पास में पड़ता है, और ये हुआ था इन दोनों के बीच में, अफगान रूलर शेरशाह सूरी एंड मुगल एम्परर हुमायूं के बीच में। देखिए यहाँ पे है पटना, पटना के पास है चौसा। ठीक, नेक्स्ट देखिए द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट इन द दोआब रीजन ऑफ गंगा एंड कर्मनाशा रिवर। देखिए दोआब रीजन क्या होता है, ये गंगा ये कर्मनाशा रिवर है, इन दोनों के बीच का एरिया। ठीक है, तो ये होता है बिटवीन द एरिया ऑफ 2 रिवर्स, तो ये होता है चौसा, ये होता है क्या दोआब का रीजन यहीं पे हुआ था। और आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा शेर खान अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ शेर शाह। ठीक है, जो शेर शाह सूरी थे इन्होंने, पहले तो ये शेर खान कहे जाते थे, बट आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा वो इनको विक्ट्री मिलती है, जीत मिलती है, तो शेर शाह अपना टाइटल ले लेते हैं। नेक्स्ट देखिए 1530 में हुमायूं का कोरोनेशन होता है आगरा में, ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। और हुमायूं का जो जन्म होता है 1508 में होता है काबुल में, और 1556 में उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1540 में। 1540 में क्या होता है कि कन्नौज का बैटल या बिलग्राम का बैटल भी इसको कहते हैं, दोनों सेम चीज़ है, ध्यान रखना है आपको। और ये होता है किसके बीच में, तो ये होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ओके, और क्या होता है कि इसमें बुरी तरीके से हुमायूं हार जाता है, जिसकी वजह से उसको 15 साल तक के लिए बाहर, मतलब कि भारत छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक,
चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ 1540 में मैंने आपको बताया कि बैटल ऑफ बिलग्राम होता है या बैटल ऑफ कन्नौज होता है, जिसमें कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है। बट क्या होता है, ये बहुत बुरी तरीके से हारने के बाद हुमायूं बिकेम एन एग्जाइल फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो वो फॉर 15 ईयर्स मतलब कि 1540 से 1555 तक के बीच में उसको भारत छोड़ के कहीं और, मतलब जैसे पर्शिया फारस वगैरह में रहना पड़ता है। ठीक है, तो फिर वहीं पे अकबर का भी बर्थ होता है। देखिए, व्हेन वाज अकबर बॉर्न, तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, मतलब कि 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज होता है या बिलग्राम होता है, जस्ट उसके आफ्टर 2 ईयर्स तो क्या होता है, अकबर का बर्थ होता है। ठीक है, और ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये 1542 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, राणा वीर साल जो भी किंगडम था, उनका पैलेस था या फोर्ट कह सकते हैं, किला, वहाँ पे इनका बर्थ होता है अकबर का। और ये जो राणा वीर साल या अमर साल कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो इनका क्या होता है, ये हिंदू रूलर थे। और देखिए इनके फादर, मतलब अकबर के फादर हुमायूं, उनको ऑलरेडी इन्होंने क्या किया था, किंगडम अपना लॉस्ट कर दिया था। और स्पेंट जो अकबर का जो चाइल्डहुड था वो किस में बीता था, मतलब एग्जाइल में ही बीता था, मतलब अपने बाहर ही बीता था। ठीक है, और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 1542 में इनका बर्थ हुआ था। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था। तो सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। ठीक है, और जस्ट आफ्टर 1 ईयर्स हुमायूं की डेथ हो जाती है 1556 में। देखिए, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा और बैटल ऑफ सरहिंद ये दोनों ही 1555 में ही हुआ था। बट ये बैटल ऑफ सरहिंद जून में हुआ था। ये हुमायूं और सिकंदर सूरी, मतलब कि जो शेरशाह सूरी के वंशज हैं, उनके बीच में हुआ था। और बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा हुआ था मई 1555 में, और ये सतलज नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष हुमायूं पुनः दिल्ली का शासक बना था। तो देखिए कौन सा ऐसा ईयर था, तो वो बना था 1555 में। मतलब कि जब उसे पता चलता है कि अब इंडिया पे कोई भी ऐसा रूलर नहीं बचा है, और जो भी बहुत वीक है रूलर, किसके, शेरशाह सूरी के बचे हैं, तो उनको वो इजीली हरा सकता था। तो इसी वजह से बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा एंड बैटल ऑफ सरहिंद के बाद वो 1555 में आता है, तो दिल्ली का पुनः शासक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि हुमायूं ने 2 पार्ट्स में रूल किया था। फर्स्ट 1530 टू 1540 तक, उसकी 15 ईयर्स तक वो बाहर चला जाता है, उधर ही अकबर का बर्थ होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो अगेन आता है वापस, तो 1555 में आता है, और 1556 में उसकी लाइब्रेरी की जो दीनपना में सीढ़ियाँ थी, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हमने फुल्ली अगर कहें तो हुमायूं को डिस्कस कर लिया। ओके, अब चलिए हम लोग अकबर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन था। तो ये अकबर था, सक्सेसर था ऑफ हुमायूं। एंड देखिए अगर बात करें तो इनका बर्थ हुआ था, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 1542 में हुआ था, राणा वीर साल के पैलेस या फोर्ट्रेस में। और चाइल्डहुड इनका जो था वो एग्जाइल में बीता था। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर, मतलब कि जब पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई है, तो उस टाइम पे अकबर किस स्थान पर गद्दी पर बैठा था। ठीक है, तो ये बैठा था कालानौर में। कालानौर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और उस टाइम पे एट द एज ऑफ 14 ईयर्स वो बहुत ही ज़्यादा माइनर एज में थे, बहुत छोटे थे। और बैरम खान उनकी गार्जियन बन के तब उनको एज अ प्रोटेक्टर उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। और वहीं कालानौर में अकबर का कोरोनेशन हुआ था। ठीक है, या ताजपोशी कह सकते हैं। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है टाउन ऑफ कालानौर इज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुरदासपुर पंजाब। और यहाँ पे क्राउनिंग प्लेस है ऑफ अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अकबर का शासनकाल कब तक चला। तो ये चला था 1556 टू 1605। ठीक है, अबाउट 49 ईयर्स, तो 49 साल तक के लिए चला था। और उसको एक इलनेस या बीमारी हुई, डिसेंट्री, 1605 में। फिर अकबर की डेथ हो गई थी। और इसके बाद बैठा था जहांगीर या सलीम। ओके, और उसके बाद टॉम्ब ऑफ अकबर कहाँ है, तो ये सिकंदरा, आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 1556 में। किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिस्ट है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जो कि 1526 में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अकबर वर्सेस हेमू 1556 में। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा के बीच में, कि 1761 में हुआ था। ठीक है, तो ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये ऐसे ही याद रखना है, 1526, 1556, 1761। और अहमद शाह अब्दाली जीतता है, अकबर जीतता है, बाबर जीतता है। ठीक है,
और नेक्स्ट देखिए असीरगढ़ का जो फोर्ट है, और ये लास्ट एक्सपीडिशन या विक्ट्री कह सकते हैं ऑफ अकबर की, ठीक है। असीरगढ़ का फोर्ट उसने लास्ट टाइम मतलब कि लास्ट उसने अपना बैटल यही किया था या विक्ट्री, ठीक है। और देखिए ये जो अकबर जो 1556 की बात की जा रही है, तो उस टाइम पे अकबर बहुत छोटे थे, है ना, तो बहुत ही माइनर एज था, तो इनकी तरफ से बैरम खान ने इस लड़ाई को लड़ा था विथ हेमू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1576 में। और किसके बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, और अकबर इसको जीत जाते हैं। और कमांडर ऑफ महाराणा प्रताप इन दिस बैटल वाज हकीम खान, ठीक है। तो हकीम खान थे कमांडर, एंड महाराणा प्रताप का एक हॉर्स था, घोड़ा था, उसका नाम था चेतक। बट महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की जो स्वाधीनता है उसको स्वीकार नहीं की थी। और अकबर के साइड से इस टाइम पे मान सिंह इस बैटल में महाराणा प्रताप के अगेंस्ट होते हैं, ठीक है, और उनको जीत दिलाते हैं अकबर को। नेक्स्ट देखिए नवरत्न किसके दरबार में थे, तो ये थे अकबर के दरबार में। कौन कौन से थे, तो ये थे देखिए बीरबल, महेश दास, कोट जिस्टर और मियाँ तानसेन, रामतनु जिनका नाम था, और बीरबल का महेश दास था। और कोर्ट सिंगर थे ये मियाँ तानसेन, बहुत अच्छा गाना गाते थे। अबुल फजल थे, और इन्होंने आईनी अकबरी या अकबरनामा लिखी है। फैजी थे कोर्ट पोइट। महाराजा मान सिंह थे आर्मी कंसल्टेंट। फ़कीर अजीउद्दीन थे सूफी सिंगर। मुल्ला दो प्याजा थे, इनकी और बीरबल की थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी थी, ठीक है। और मतलब दोनों की आपस में क्या होते थे, थॉट्स वगैरह मिलते नहीं थे। नेक्स्ट देखिए टोडरमल थे, इन्होंने ये फाइनेंस कंसल्टेंट थे उस टाइम पे, मतलब वित्त मंत्री कह सकते हैं, जैसे इस टाइम पे हमारे कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट देखिए अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि हिंदी कुपलेट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए दसवंत एंड बसावन, दो मोस्ट फेमस पेंटर हुआ करते थे अकबर के टाइम पीरियड में, दसवंत एंड बसावन। नेक्स्ट देखिए मोहम्मद हुसैन को अवार्ड दिया था किसने, जरी कलम का एक ऑनर दिया था, ठीक है। ये बहुत अच्छा लिखते थे, तो ही वॉज वेरी गुड राइटर, तो दैट्स वाई अकबर ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ या अवार्ड ऑफ जरी कलम। नेक्स्ट देखिए आईने तहशाला व्यवस्था किसने शुरू की, तो ये टोडरमल ने शुरू की थी, फाइनेंस कंसल्टेंट थे, और ये 1580 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये राजा टोडरमल जो कि गुजरात में अपॉइंटेड थे AD 5073 में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ये 10 साल तक के लिए, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं भूमि से, मतलब लैंड से, तो वो चीज़ से रिलेटेड थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लैंड का वो टैक्सेशन सिस्टम जो था 10 साल तक के लिए वही था। नेक्स्ट देखिए बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो ये अकबर ने बनवाया था गुजरात विजय पे। देखिए ये जो बुलंद दरवाज़ा था ना, इसको कहते हैं डोर ऑफ विक्ट्री, मतलब कि ये विजय का डोर या दरवाज़ा कह सकते हैं, बुलंद दरवाज़ा 1575 में मुगल एम्परर अकबर के द्वारा बनवाया गया था, जो कि गुजरात पर उनकी बहुत ही अच्छी विक्ट्री के याद के रूप में, ठीक है। और जो इसका मेन एंट्रेंस है जामा मस्जिद फतेहपुर में है, फतेहपुर सीकरी में, जिसको कि अकबर ने ही इस्टेब्लिश किया था, और जो कि आगरा से 43 किलोमीटर तक के दूर में है। आगरा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, इंडिया। नेक्स्ट देखिए अकबर ने और भी ग्रेट फोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया था, आगरा फोर्ट, फोर्ट सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी एंड द बुलंद दरवाज़ा। ये पंचमहल है, पंचमहल और ये बुलंद दरवाज़ा और आगरा फोर्ट, ये सारी चीज़ के फॉर्मेशन या कंस्ट्रक्शन किया था भाई अकबर। तो देखिए अकबर किस चिश्ती संप्रदाय की दरगाह पर जाया करते थे, तो ये जाया करते थे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे। ये इनको बहुत ज़्यादा मानते थे, क्योंकि इनको संतान नहीं हो रही थी, इनके कोई भी बच्चे नहीं हो रहे थे, तो ये शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाया करते थे। उसके बाद इनको एक सलीम, मतलब कि एक बेटा हुआ जिसका कि नाम अकबर ने सलीम रखा, तो इन्हीं संत के नाम पे रखा था, इन्हीं गुरु के नाम पे रखा था। शेख सलीम चिश्ती का जो टॉम्ब है वो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, जो कि अकबर के द्वारा बिल्ड किया गया है या बनवाया गया है। देखिए जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये है, ठीक है। और ये टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती है फतेहपुर सीकरी में। 1571 टू 1580 में इसको बनवाया गया था टू ऑनर हिम सूफी सेंट सलीम चिश्ती को, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है दीन इलाही वॉज स्टार्टेड बाय हुम, तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। ये दूसरी जो भी जितनी रिलीजन है, जितने भी धर्म हैं, उन सभी का एक मर्जर था, ठीक है। जो भी इफेक्टिव एलिमेंट्स थे दूसरे दूसरे धर्म से उठाकर इसको एक मर्जर बनाया गया था, कि ताकि सभी धर्मों के लोग, मतलब जो जिस भी धर्म का हो, वो दीन इलाही को एक्सेप्ट करें, ठीक है।
और बट किसी पे फोर्स नहीं था। ये 1582 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है क्योंकि इसका जो ये डेट है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए, इबादत खाना किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया गया था। ये एक टाइप ऑफ पूजा स्थल है, वो वर्शिप प्लेस की तरह कह सकते हैं। तो 1575 में इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में इसको स्टैब्लिशमेंट किया गया था और 1578 में इसको सभी रिलीजन्स के लिए खोल दिया गया था, ओपन टू ऑल रिलीजन्स। नेक्स्ट देखिए, कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि अकबर ने स्लेवरी सिस्टम मतलब कि जो दास प्रथा 1562 में बंद किया था, ये बैन किया था। पिलग्रिमेज टैक्स, तो ये जो तीर्थ यात्रा कर होते हैं, एक बार वो मथुरा गए थे तो उन्होंने देखा था कि बहुत सारे भगवान लोगों की पूजा करने के लिए लोगों को टैक्स देना पड़ता है, तो इन्हें अच्छा नहीं लगा था। तो 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स तीर्थ यात्रा कर को इसने अबॉलिश करवा दिया, बंद करवा दिया। देखिए, फिर जजिया कर है, ये नॉन मुस्लिम्स से लिया जाता है, तो 1564 में इसको भी अबॉलिश या बैन करवाया। फिर अकबर ने स्टार्ट किया सिस्टम ऑफ फायरिंग हॉर्सेज, मतलब जो घोड़े वगैरह होते थे उन पे दाग लगाने की प्रथा, कि ये किस पर्टिकुलर किस चीज़ के लिए या किस फील्ड में के लिए बने हैं, ठीक है, या ये हमारे घोड़े हैं तो ये कौन सी वाली किस चीज़ में जाएंगे या कौन से डिपार्टमेंट में, तो इस तरीके से। तो 1573 टू 74 एडी में स्टार्ट किया था। फिर अकबर ने मनसबदारी सिस्टम को स्टार्ट किया था 1575 में। मनसबदारी सिस्टम अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन भी करूँगी। ये क्या होता है कि जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब कि जो अकबर के रिलेटिव्स थे और भी जितने नोबल्स थे, उच्च पदाधिकारी थे, तो उनको क्या होता था, रैंकिंग दी जाती थी, वही मनसब होता था उसका मतलब, ठीक है, टू गिव रैंकिंग टू समवन। तो देखिए, मजहर भी था या महजर का अनाउंसमेंट हुआ था, ये 1579 एडी में हुआ था। इसमें क्या होता था कि अगर किसी के जो थॉट्स हैं आप आपस में कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, मतलब कि मेल जोल नहीं खा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता था, महजर में इसका विस्तार किया जाता था, मतलब कि उसको एक्सपांड करके बताया जाता था कि आपके जो भी थॉट्स हैं आप उसको एक्सप्रेस करिए, फिर अकबर के ऊपर होता था वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, ठीक है। चलिए देखिए, मनसबदारी के बारे में देखते हैं। मनसबदारी सिस्टम क्या होता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए, हाईएस्ट मनसबदार मतलब कि जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंकिंग होती थी उसको 10,000 तक क्या मिलता था, तो सोल्जर्स मिलते थे, ठीक है। और अगर जिसका लोएस्ट होता था तो उसको 10 सोल्जर्स तक मिलती थी, मतलब इसका लो मनसब होता था, इसका हाई मनसब होता था। तो बेसिकली देखिए, तो रॉयल फैमिली को 10,000 तक मिलते थे मनसब, और जो लो मतलब कि जो सोल्जर्स नॉर्मल वगैरह होते थे वो किसको मिल जाते थे, 10 सोल्जर्स या 10 मनसब जिसको कह सकते हैं, तो वो छोटे मतलब कि जो रॉयल फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं उनको मिल जाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने महाभारत और रामायण को फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया था बदायूनी ने किया था। और देखिए, अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, जिसको कि आईने अकबरी के नाम से भी जानते हैं। और रज़्मनामा को पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि महाभारत का ट्रांसलेशन है, ठीक है, रज़्मनामा से, जो कि पर्शियन लैंग्वेज में है। और ये सुपरविजन किसकी थी? फैजी की थी, ठीक है, फैजी की सुपरविजन में ये हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हुमायूंनामा को लिखा गया है गुलबदन बेगम में। और बाबरनामा को लिखा है बाई बाबर तुर्किश लैंग्वेज में, बट अगर लेटर बात करें तो इसको ट्रांसलेशन किया गया था बाई अब्दुल रहीम खान खाना, किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी लैंग्वेज में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन रूलर कंटेम्पोरेरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड वॉज। तो देखिए, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट उनके समकालीन कौन सा भारतीय शासक था? तो ये था अकबर, ठीक है। अब देखिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन है। देखिए, फर्स्ट इंग्लिशमैन या पहला अंग्रेज व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति अकबर के कोर्ट में आया हुआ था, उसका नाम था रॉल्फ फिच, ठीक है। चलिए, तो ये इतनी क्वेश्चंस अकबर के बारे में हो गए। अब हम जहांगीर के बारे में बात करेंगे, और जो कि अकबर के क्या है, बेटे, ठीक है। अब हम जहांगीर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विच मुगल एम्परर चाइल्डहुड नेम वॉज सलीम। तो किस मुगल सम्राट के बचपन का नाम सलीम था? तो ये जहांगीर का नाम था, क्योंकि शेख जो जो गुरु थे शेख सलीम चिश्ती अकबर के, तो वो अकबर बहुत इनको मानते थे, बहुत ऑनर करते थे। तो इनको कोई भी संतान नहीं हो रही थी अकबर को, बट इनकी दरगाह पर जाते जाते फिर इनको एक संतान की प्राप्ति हुई। तो इस वजह से अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा इन रिस्पेक्ट ऑफ शेख सलीम चिश्ती। और फतेहपुर सीकरी में इनका शेख सलीम चिश्ती का अकबर के द्वारा बनवाया गया एक टॉम्ब भी हमने देखा था अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर बात करें तो जहांगीर के बारे में, फादर कौन? अकबर थे। मदर मरियम उस जमानी या हरकाबाई, डॉटर ऑफ किंग भारमल, और बॉर्न ऑन 30 या 31 अगस्त। ये 1569 आपको बस ध्यान रखना है, इसको आप नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और कहाँ पे जन्म हुआ था? ये फतेहपुर सीकरी नियर आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। डाइड मतलब कि मृत्यु हुई थी 1627 में और भीमबर में।
टॉम्ब कहाँ है, मकबरा, तो ये है शाहदरा लाहौर में, रावी नदी के तट पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, जहांगीर का राज्याभिषेक किस वर्ष में हुआ था, कोरोनेशन हुआ था, ये हुआ था 1605 में। अकबर की जब डेथ हो जाती है डिसेंट्री से, तभी 1605 में कोरोनेशन ऑफ हुमायूं होता है आगरा में। और नाम कौन से लेकर ये राजगद्दी पर बैठते हैं, तो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। ठीक है, और रूल ओवर करते हैं 1605 टू 1627 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन जहांगीर की पत्नी नहीं थी, तो ये अनारकली इनकी वाइफ नहीं थी, बट ये बस क्या, अनारकली एक बहुत ही अच्छी डांसर थी और हुमायूं बस उनको पसंद करते थे। और अकबर नहीं चाहते थे कि हुमायूं मैं बोल रही हूँ, ये जहांगीर अनारकली को पसंद करते थे। ठीक है, बट क्या होता है कि अकबर नहीं चाहते थे कि जहांगीर अनारकली से शादी करे। ठीक है, तो ये देखिए फेवरेट वाइफ कौन थी, वो थी मेहरुन्निसा, जिनको कि हम नूरजहां के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पुट अप करने का यही मतलब था कि हम नूरजहां के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए मेहरुन्निसा, ये बिफोर मैरिंग जहांगीर से शादी होने के पहले वो किसकी विडो या विधवा थी, तो ये अली कुली बेग या शेर अफगान की थी। ठीक है, जो कि मुगल रीन के अंडर में ही काम कर रहे होते हैं, बट उनकी डेथ हो जाती है। तो फिर देखिए फादर अगर बात करें मेहरुन्निसा या नूरजहां की, तो ये थे गयास बेग, जिनको कि एतमाद दौला का एक टाइटल मिला था बाई जहांगीर। फिर मदर थी मेहरुन्निसा की असमत बेग, जिन्होंने डिस्कवर किया था या खोजा था एक मेथड कि हम रोज़ या गुलाब से परफ्यूम या इत्र निकाल सकते हैं, जो सेंट वगैरह आप डीओ यूज़ करते हैं वही चीज़ इन्होंने एक्सट्रैक्ट या मेथड डिस्कवर किया था फ्रॉम रोज़। किसने, असमत बेग ने, जो कि मदर ऑफ मेहरुन्निसा या नूरजहां थी। फिर ब्रदर कौन थे, आसफ खान थे मेहरुन्निसा के, और डॉटर थी लाडली बेगम, मतलब कि लाडली बेगम किसकी बेटी थी, मेहरुन्निसा और अली कुली बेग की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेहरुन्निसा को पहले नूर महल मतलब कि लाइट ऑफ पैलेस से अवार्ड दिया गया था बाय जहांगीर। फिर लेटर ऑन नूर जहां नाम दिया गया, मतलब कि पूरे संसार की रोशनी कहा गया बाय जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए किस सिख गुरु को जहांगीर ने फांसी की सजा सुनाई थी, तो ये गुरु अर्जन देव को सुनाई थी, और ये 5th गुरु ऑफ सिख थे। ठीक है, इसी तरीके से गुरु तेग बहादुर की भी हत्या की थी किसने, औरंगजेब ने, इसको हम लेटर डिस्कस करेंगे भी। और देखिए 1606 में इनको एग्जीक्यूट किया गया था बाय जहांगीर। तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए क्या होता है, एक स्टोरी है इसके पीछे। खुसरो देखिए जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा था। देखिए खुसरो एंड खुर्रम को ही लेटर ऑन हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। बट देखिए यहाँ पे अभी खुसरो की बात हो रही है। तो खुसरो मानबाई जो कि जहांगीर की फर्स्ट वाइफ थी, तो उनसे एक बेटा हुआ था जिसका कि नाम था खुसरो। ओके, तो खुसरो ने जहांगीर के अगेंस्ट रिवॉल्ट या क्रांति कर दी थी 1606 में। तो जहांगीर ने सोचा कि उसकी जो ये रिवॉल्ट या क्रांति है उसको हम दबाकर उसको हम क्या कर देंगे, प्रिजन या जेल में कैद कर देंगे। बट समहाउ खुसरो वहां से स्केप कर गया, भाग गया। ठीक है, तो खुसरो भागते भागते गुरु अर्जुन देव के पास पहुंचा, उसने उससे हेल्प मांगी, मतलब अर्जुन देव से हेल्प मांगी कि आप मेरी हेल्प कर दीजिए, ताकि मैं अपने जो फादर हैं जहांगीर हैं उनके अगेंस्ट अपना जो रिवॉल्ट है उसको जारी रख सकूं। तो अर्जुन देव बहुत ही काइंड थे, दयालु, तो उन्होंने खुसरो की हेल्प की। तो इसी एवज में जहांगीर ने क्या कहा कि गुरु अर्जुन देव से कि आप फाइन पे करिए, मतलब कुछ काइंड ऑफ मनी आप पे करिए, अदरवाइज हम आपको बख्शेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि अर्जुन देव रिफ्यूज़ कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हम तो नहीं पे करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जहांगीर बहुत ही क्रुएल्टी दिखाता है, निर्दयता से क्या करता है कि जहांगीर ऑर्डर देता है कि गुरु अर्जुन देव को लटका दिया जाए, फांसी दे दी जाए। ठीक है, कि इन्होंने एक तो मेरे जो विद्रोही लड़का था, रिवोल्ट कर रहा था मेरे अगेंस्ट, खुसरो की हेल्प की, और प्लस मैं फाइन मांग रहा हूँ, मनी मांग रहा हूँ, तो वो भी नहीं दे रहे हैं। तो जहांगीर ने ऑर्डर दिया कि खुसरो को क्या किया जाए, उसकी आंखें निकलवा ली जाए, टू टेक आउट द आइज ऑफ खुसरो एंड प्रिजन हिम। तो क्या होता है कि उसको फिर आंखें निकलवा के उसकी क्या करते हैं, उसको कैद में डाल देते हैं। बट खुसरो का एक और भाई था खुर्रम, जिसको कि लेटर ऑन हम लोग शाहजहां के नाम से जानते हैं। वो क्या करता है कि प्रिजन में ही, मतलब जेल में ही खुसरो बंद था, उसकी वहां जाके हत्या कर देता है। ठीक है, किल कर देता है किसको, खुसरो को। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द जहांगीर सन वॉज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां कौन था, खुर्रम इसका नाम था, और इसने ही खुसरो मतलब कि अपने बड़े भाई एल्डेस्ट जो इसके सबसे सन था ऑफ जहांगीर, उसकी क्या किया था, उसको मार दिया था प्रिजन जेल में। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, लाइक अकबर जहांगीर ऑल्सो ट्राई टू एक्सपैंड द बाउंड्रीज ऑफ हिज किंगडम।
सो ही सेंड खुर्रम, खुर्रम मतलब कि जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, टू विन अहमदनगर साउथ इंडिया रीजन। तो जो भारत का दक्कन एरिया है, साउथ एरिया, वहाँ पे अहमदनगर, ठीक है। तो बहमनी किंगडम में आपने पढ़ा होगा अहमदनगर, बरार, बिदर, तो वही चीज़ है। तो अहमदनगर साउथ इंडिया का रीजन था, वहाँ पे शाहजहां मतलब कि खुर्रम को जहांगीर भेजता है कि जाओ उसको जीत के आओ। अकबर तो अपने टाइम पे नहीं जीत पाया था, बट जहांगीर वांटेड टू कन्क्वायर इट, ठीक है। तो मलिक अंबर वहाँ का रूलर था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिनिस्टर था वहाँ का, वो जल्दी ऐसा नहीं होता था कि कोई भी अहमदनगर उससे जीत के ले जाए। बट खुर्रम खुर्रम ने ट्राई किया और वो जीत गया। तभी इसके बाद इसको अवार्ड या टाइटल दिया गया जहांगीर के द्वारा, बाय हिज फादर जहांगीर, शाहजहां, ठीक है। तभी खुर्रम क्या कहलाया, शाहजहां कहलाया। खुर्रम कॉल्ड एज शाहजहां, ठीक। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर ने जंजीरें अडल कहाँ लगवाई थी, तो ये लगवाई थी आगरा में, ठीक है। इसमें क्या होता है, 60 बेल्स होते थे, मतलब कि इसको कोई भी एक न्याय की जंजीर इसको कहते हैं, ठीक है, चेन ऑफ जस्टिस। तो ये है जंजीरें अदल, ये यमुना रिवर बैंक आगरा फोर्ट के पास में लगी हुई थी। इसको कोई भी बजाता था, फरियाद अपनी लेके आता था, तो जहांगीर तक डायरेक्टली उसको सुनाई दे जाता था, ठीक है। तो जहांगीर उसकी हेल्प करता था। मैन ऑफ जस्टिस भी जहांगीर को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर ने किसे फिरंगी खान की उपाधि दी थी, हु वॉज अवार्डेड विद द टाइटल ऑफ इंग्लिश खान बाई जहांगीर। तो ये दिया था विलियम हॉकिंस को, ठीक है। विलियम हॉकिंस फर्स्ट टाइम पे आया था और इसने क्या किया था, कन्वर्सेशन किया था, बातचीत की थी जहांगीर से। किस लैंग्वेज में, पर्शियन या फारसी लैंग्वेज में की थी, ठीक है। तो हुमायूं सॉरी जहांगीर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था, ठीक है। जहांगीर इम्प्रेस हो गया था विलियम हॉकिंस से कि ये तो एक विदेशी है, बट फिर भी स्टिल समहाउ ये मैनेज कर रहा है कि सिर्फ पर्शियन लैंग्वेज में मुझसे बात करनी हो। तो इसने इंग्लिश खान की उपाधि दे दी थी, किसको, विलियम हॉकिंस को, ओके। और भी यूरोपियन ट्रैवलर्स वगैरह आए थे, जैसे देखिए विलियम हॉकिंस आया था, सर टॉमस रो आए थे जहांगीर के रीन में ही, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, तो ये कहलाता है जहांगीर का स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल। और इसके टाइम पे पेंटर्स वगैरह थे अगा रज़ा और विशनदास, फरूख बेग, दौलत, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद मुराद, मनोहर एंड गोवर्धन। फेमस पेंटर्स की अगर बात करें तो उस्ताद मंसूर, नादिर अल उसको कहते हैं, और अबुल हसन, नादिर उस जमा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तुजुक जहांगीरी किसकी आत्मकथा है, तो ये किसकी है, जहांगीर की आत्मकथा है। और ये मोतबिंद खान के द्वारा इसको फिनिश किया गया था, और ये स्टार्ट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में जहांगीर के द्वारा, ठीक है। बट वो इसे ख़त्म नहीं कर पाया था। टीचर की बात करें अगर जहांगीर की, तो अब्दुल रहीम खाने खाना है, ये वही बैरम खान के बेटे हैं। बैरम खान कौन था, जब अकबर बहुत छोटा था, 14 ईयर के एज तक में, तो उस टाइम पे उसका गार्जियन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर वॉज मास्टर इन अरबी एंड पर्शियन लैंग्वेज, तो उसको अरबी एंड पर्शियन लैंग्वेज वगैरह अच्छे से आती थी। नेक्स्ट देखिए, जहांगीर का मकबरा कहाँ है, वेयर इज टॉम्ब ऑफ जहांगीर, तो ये है लाहौर में, रावी नदी के तट पे, ऑन द रिवर बैंक ऑफ रावी। और ये बिल्ट किया गया था, मतलब बनवाया गया था बाई नूर जहाँ, और ये डेथ हुई थी जहांगीर की 1627 में, ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ कश्मीर टू लाहौर। जब वो कश्मीर से लाहौर जा रहा था तभी मिडिल वे में उसकी डेथ हो गई थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो देखिए, मेहरुन्निसा, जिसको कि नूर जहाँ के नाम से हम जानते हैं, इसने 2 टॉम्ब्स बनवाए थे, मतलब एक अपने हस्बैंड की, एक अपने फादर की, ठीक है। टॉम्ब ऑफ जहांगीर एट लाहौर एंड टॉम्ब ऑफ एतमदौला, जो उसके फादर मिर्जा गियास बेग हैं, तो एतमदौला का मकबरा भी इसने बनवाया था। तो ये जो टॉम्ब ऑफ एतमदौला है ना, फर्स्ट वाइट मार्बल टॉम्ब ऑफ इंडिया है, मतलब इसमें सफ़ेद संगमरमर का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। और देखिए, जो मेहरुन्निसा का एक अलायंस हुआ करता था, मतलब एक जो ग्रुपबाजी करते हैं लोग, ग्रुप था उसका। तो मेहरुन्निसा जो कि हर सेल्फ वो खुद थी हेड। नेक्स्ट था मिर्ज़ा गियास बेग, उसका फादर, या एतमदौला की जो उसको टाइटल मिला था वो, आसफ खान उसका ब्रदर, एंड देखिए खुर्रम, खुर्रम कौन, शाहजहां, ठीक है। तो ये अलायंस था इनका, ये भी चलिए देख लिया। ये देखिए, ये है ये देखिए, एक मिनट देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये है जहांगीर का मकबरा, और ये है सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एतमदौला का मकबरा, जो कि मेहरुन्निसा या तो फिर नूरजहां के फादर थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था दो हस्बा और सेह हस्बा। जो मनसबदारी सिस्टम अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड या एक्सटेंड करके जहांगीर ने इंट्रोड्यूस किया था दो हस्बा और सेह हस्बा। ये मॉडिफिकेशन कह सकते हैं मनसबदारी सिस्टम में।
इसमें क्या था कि अपना जो भी मनसब या रैंकिंग बढ़ाने के बिना ही, मतलब बढ़ाए बिना ही वो क्या कर सकते थे, और भी ट्रूप्स, मतलब कि जो सैनिक या सोल्जर्स थे वो उनको इंक्रीमेंट, मतलब कि उनकी जो संख्या थी उसमें बढ़ोतरी कर सकते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10,000 तक का ही मनसब है तो आप उसमें 10,000 के अलावा 500 या 1,000 और ऐड नहीं कर सकते। तो ये मॉडिफिकेशन किया गया था बाई जहांगीर। तो यही चीज़ थी कि आप उसको, जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिकों की संख्या है, उसमें आप इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आर्किटेक्चर्स बाय जहांगीर। तो देखिए मोती मस्जिद बनवाया गया था लाहौर में बाय जहांगीर। तो ये आप फिगर देख पा रहे होंगे, इमेज। और देखिए शालीमार बाग बनवाया गया था कश्मीर में, श्रीनगर में, ये भी जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। टॉम्ब ऑफ अकबर, देखिए इसके ऊपर गुंबद नहीं है, ऐसे करके गुंबद जो होता है ना वो नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो टॉम्ब ऑफ अकबर सिकंदरा में बनवाया गया था, आगरा में, जो कि जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट देखिए टॉम्ब ऑफ अनारकली, इससे शादी नहीं हुई थी अनारकली की, तो बस वो उनको पसंद करते थे, अकबर नहीं चाहते थे उनसे शादी हो। ठीक है, तो टॉम्ब ऑफ अनारकली लाहौर में, ये जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो अब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे शाहजहां के बारे में एंड औरंगज़ेब के बारे में और उनके बाद। अब चलिए हम अब हम शाहजहां और औरंगजेब के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ऐसे वन लाइनर फॉर्म में। तो देखिए शाहजहां ने इन द मेमोरी ऑफ हिज बी लव्ड वाइफ मुमताज़ महल की याद में क्या बनवाया था, ताजमहल में इनका मकबरा भी बनवाया था, मतलब वहीं उनको दफन करवाया गया था, और उन्हीं की याद में क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। ठीक है, आगरा में। और ये उसमें जो वाइट मार्बल्स लगे हुए थे वो राजस्थान के मकराना वाले थे। ठीक है, देखिए, और ये 20 ईयर्स लगा था उसको बनने में, 1630 टू 1652 में। और इसको बनने के बाद जितने भी इसमें मजदूर वगैरह, लेबर वगैरह वर्क कर रहे थे, उनके जो हाथ थे उनको कटवा दिया गया था। ऐसा बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर बात करें शाहजहां के बेटे, देखिए शाहजहां का प्रीवियस नेम क्या था, खुर्रम था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, सुजा, औरंगजेब एंड मुराद। तो हम बेसिकली औरंगजेब को डिस्कस करेंगे क्योंकि औरंगजेब से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए शाहजहां को क्या कहते हैं, वास्तुकला का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो इसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी, शीश महल अंगूरी बाग, मोती मस्जिद आगरा फोर्ट में, रेड फोर्ट दिल्ली में। ठीक है, और दीवाने आम, दीवाने खास, मोती महल, रंग महल इनसाइड द रेड फोर्ट एट दिल्ली। तो ये सारी चीज़ें कौन बनवाया था, शाहजहां। और उसके बाद जामा मस्जिद दिल्ली में, और इसने एक पिकॉक थ्रोन, मतलब कि मयूर सिंहासन बनवाया था। फिर देखिए जो ये डायमंड पिकॉक थ्रोन था ना, उसमें ये कोहिनूर जड़ा था। ठीक है, तो ये कोहिनूर भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो पिकॉक थ्रोन था, मयूर सिंहासन, उसमें कोहिनूर जड़ा था। और देखिए विच सन ऑफ शाहजहां इम्प्रिजन्ड हिम, तो औरंगजेब ने इसको इम्प्रिजन किया था, मतलब शाहजहां के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट किया था और उसको जेल में भी बंद कर दिया था। और शाहजहां की डेथ हुई थी इन 1666 AD। ठीक है, नेक्स्ट देखिए औरंगजेब के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो 31 जुलाई 1618 में इसका बर्थ हुआ। कोरोनेशन, फर्स्ट कोरोनेशन, देखिए ये औरंगजेब एकमात्र है जिसका 2 बार कोरोनेशन हुआ है। 1658 और 1659 में फर्स्ट टाइम आगरा में हुआ था, सेकंड टाइम दिल्ली में हुआ था, और 1707 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और इसको जिंदा पीर, सेट टू बी अलाइव, इसको जिंदा पीर की उपाधि या जिंदा पीर इसको कहते थे। ठीक है, औरंगजेब ने एक गुरु तेग बहादुर सिंह, जो कि सिख के 9वें गुरु थे, इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु कहलाए जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और जो गुरु गोविंद सिंह थे उनके फादर कौन थे, यही गुरु तेग बहादुर, जिसकी की हत्या किसने करवाई, औरंगजेब ने। और देखिए जो ये औरंगजेब था, इसने बहुत सारी चीज़ें मना की थी, कि जैसे कि हमारे जो कोर्ट है उसमें कोई डांस नहीं करेगा, ना कोई गाना गाएगा। सत्य सिस्टम को भी इसने अबॉलिश किया था, चलो एक अच्छा काम किया। फिर झरोखा दर्शन, मतलब कि जो अकबर ने स्टार्ट किया था कि अपने जो फेस टू फेस आएंगे, लोगों से बात करेंगे अपनी जनता से, तो वो झरोखा दर्शन इसने बंद कर दिया। कलमा को जो कॉइन्स पे रिटन होते थे उनको भी बंद करवा दिया। एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, जो हथेली पढ़ना, ये सारी चीज़ें इसने बंद करवा दी, ज्योतिषी वगैरह। तुलादान प्रैक्टिस, जो अपने जो वेट है उसके इक्वल आप जो दान वगैरह पुण्य कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें बंद करवा दी। ठीक है, और जो ड्रिंकिंग एल्कोहल, जो शराब वगैरह है, ये भांग वगैरह, इन सब चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया पब्लिक प्लेसेस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसने की, और ये वीणा बजाता था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फिर लास्ट रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर। तो देखिए यहाँ पे है 1707 में तो
औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद बहादुर शाह आते हैं, सन ऑफ औरंगज़ेब। इसके बाद बहुत ही वीक मुग़ल रूलर्स आते हैं और 1857 तक वही आते हैं। फिर रिवोल्ट होता है, 1857 की क्रांति। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए 1712 टू 13 ये सन ऑफ बहादुर शाह, तो वही जहांदार शाह। फिर फर्रुख सियर आते हैं जो कि जहांदार शाह के नेफ्यू होते हैं, भतीजे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर इसी तरीके से 1759 तक ऐसे चलता है जो कि शाह आलम सेकंड है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो देखिए बहादुर शाह, यहाँ पे देखिए बहादुर शाह 1707 से लेके 1712 तक। फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख सियर, फिर मोहम्मद शाह रंगीला इसको कहते हैं। ये लड़कियों के कपड़े वगैरह ऐसे ड्रेसेस पहन के या नेकेड घूमता था कहाँ पे, ऐसे महल वगैरह में। तो और नेक्स्ट देखिए अहमद शाह, फिर आलमगीर सेकंड, फिर शाह आलम सेकंड, फिर अकबर सेकंड, फिर ये फाइनली ये जो बहादुर शाह सेकंड है, या जिनको कि बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं, ये लास्ट एम्परर ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया थे। मतलब कि लास्ट मुग़ल एम्परर थे ये, और इनको उर्दू पोइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब उर्दू पोइट बहुत अच्छी करते थे, उर्दू में पोइट्री वगैरह। और इन्होंने इंडियन सोल्जर्स को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 में क्या किया था, लेड किया था। ठीक है, लीड किया था। और आफ्टर द डिफीट, बट ये क्या होता है, हार जाते हैं तो अंग्रेज वगैरह क्या करते हैं, इनको रंगून भेज देते हैं, म्यांमार के पास में पड़ता है, बर्मा के पास में। और 1862 में वहीं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र की वहीं डेथ हो जाती है। फिर 1857 का वही रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है और 1862 में इनकी डेथ होती है। और ये क्वेश्चन आपको देना है, दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, हु बिल्ट बुलंद दरवाज़ा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।